तो लास्ट टर्न पे हमने लेटरल डेविएशन तक पढ़ा था, और अब इस लेक्चर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। तो साइन आई बाई साइन आर होता है एक तो स्नेल्स लॉ से। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो है स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो के टर्म्स में, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो v जो है मीडियम में स्पीड लाइट की, और c है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। तो ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और इसके फॉर्मूले को हम और अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्योंकि c होता है स्पीड ऑफ लाइट इज न्यू फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ लैम्डा। जैसे अगर ये कोई वेव है जो प्रोपगेट कर रही है, हम जानते हैं लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसमें कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्रेस्ट टू क्रेस्ट नाप लो, ट्रफ टू ट्रफ नाप लो, या जो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं उनके बीच की दूरी निकाल लो, ये कहलाती है वेवलेंथ। और एक सेकंड में जितने वेवफॉर्म आ रहे हैं, जितने साइकिल्स, एक साइकिल कहां से कहां तक माना जाएगा, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को मिलाकर माना जाएगा एक साइकिल। जैसे यहां पर एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है यहां से यहां तक, तो ऐसे कितने साइकिल एक सेकंड में आ जाते हैं, वो होती है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड इज फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ मैंने यहाँ पे बता दी तुमको वेवलेंथ क्या है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो स्पीड के बराबर होता है। तो c इक्वल टू न्यू लैम्डा से अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ इस एक्सप्रेशन में न्यू लैम्डा, तो यहाँ एक और फैक्ट तुम्हें समझना है कि मीडियम चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ चेंज हो जाती है। मीडियम अगर चेंज होता है, मान लो नीचे है पानी, ये है पानी, और लाइट जा रही है हवा से पानी में, क्योंकि पानी की डेंसिटी हवा से ज्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी हवा से ज्यादा है, तो लाइट बैंड हुई टुवर्ड्स नॉर्मल, बैंड हो गई लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल। तो यहां पर क्या चेंज हुआ, यहां लाइट की फ्रीक्वेंसी है न्यू, यहां पर भी फ्रीक्वेंसी है न्यू, बिकॉज जब लाइट यहाँ इंसिडेंट हो रही है, यहाँ जो मीडियम के पार्टिकल हैं ये इनको वाइब्रेट करती है अपनी फ्रीक्वेंसी न्यू पर। तो ये मीडियम के पार्टिकल जब न्यू फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे, तो इस मीडियम में जाने वाली जो लाइट है या रे है या वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी न्यू ही होगी। तो फर्क किस पर पड़ता है, हमें पता है स्पीड कम हो गई है, स्पीड हो गई है v, यहाँ है स्पीड c, तो स्पीड कम हो गई है। तो c तो है अगर न्यू लैम्डा, और न्यू चेंज नहीं हुआ है, यानी न्यू उतना का उतना ही है, तो डेफिनेटली कौन चेंज हुआ है, लैम्डा चेंज हुआ है। तो लैम्डा चेंज हो जाता है, इसकी वजह से स्पीड में फर्क आता है। तो c की जगह अगर मैं न्यू लैम्डा लिखता हूं, तो v की जगह मैं लिख सकता हूं न्यू लैम्डा डैश। तो न्यू न्यू तो कैंसिल हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूले का फॉर्मेट हमको मिला, लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। इसी कंसेप्ट को अगर मैं और एक्सटेंड करता हूं बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे दिखाया हमने, हमने दिखाया म्यू सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे दिखाया। तो ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे, ये विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम है। पर जब हम बात करते हैं एयर के रिस्पेक्ट में, मान लो फर्स्ट मीडियम अगर एयर है, जैसे तुम्हें पता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर इट इज 3/2 और 1.5। मैं इसे सिंपली म्यू जी भी लिख सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता म्यू जी लिखूं या म्यू जी ए लिखूं, जब भी एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है हम इसको सिंगल लेटर से दिखा सकते हैं। जैसे म्यू टू जो है ये एक्चुअल में म्यू टू ए है, और म्यू वन जो है वो म्यू वन ए है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब जब मुझे म्यू टू की वैल्यू लिखनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सी अपॉन सेकेंड मीडियम में वेलोसिटी v2। म्यू वन की वैल्यू लिखनी है इस फॉर्मूले से, तो मैं लिखूंगा सी अपॉन v1, जहां पर v1 है मीडियम वन में वेलोसिटी, v2 है मीडियम टू में वेलोसिटी। तो अब हम देख रहे हैं साफ साफ c से c कैंसिल हो गया, और ये बन जाता है v1 अपॉन v2, becomes v1 अपॉन v2। so now you can see that another formula। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कितने फॉर्मूले हो गए, एक हुआ साइन ए अपॉन साइन आर, अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यूज है। दूसरा हुआ
लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश, अभी तुम्हें क्लियर होना चाहिए लैम्डा कौन सा, लैम्डा डैश कौन सा पहला मीडियम, कौन सा दूसरा मीडियम। तो इट इज लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। फिर एक हुआ v1 अपॉन v2। तो ये अलग अलग फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल है। कोई बात जो नहीं समझ में आई पूछोगे कब, पहले हम किताब में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लेते हैं और उसके बाद तुम पूछोगे। So article 10.3.2, the refractive index. You have already studied that a ray of light that travels obliquely, तिरछी जा रही है ना, normally नहीं जा रही, from one transparent medium into another will change its direction in the second medium. The extent of the change in direction that take place in a given pair of media, तो ये डिपेंड करेगा कांच से पानी में जा रही है, हवा से पानी में जा रही है, हवा से कांच में जा रही है, पेयर ऑफ मीडियम, दोनों मीडियम इसमें रोल प्ले करेंगे। May be expressed in terms of the refractive index. The constant appearing on the right hand side of equation 10.4, वही sin a by sin r equal to constant उस इक्वेशन में, वो है म्यू। n से दिखाया हम तो n से दिखाएंगे उसको। The refractive index can be linked to an important physical quantity, the relative speed of propagation of light in different media, उससे लिंक कर सकते हैं। It turns out that light propagates with different speeds, और बच्चों ये जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड करेगी, मीडियम के घनेपन पर, कि मीडियम कितना डेंस है optically. Light travel fastest in vacuum with a speed 3 into 10 power 8 meter per second. In air, the speed of light is only marginally less. थोड़ा सा कम होता है, बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ता है compared to that in vacuum. It reduces considerably in glass or water. उसमें तो घट जाती है. The value of refractive index for a given pair of media depends upon the speed of light in the two media as given below. Consider a ray of light traveling from medium 1 into medium 2 as shown in figure 10.11. इसमें आप देख सकते हैं, let v1 be the speed of light in medium 1 and v2 be the speed of light in medium 2. The refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is given by the ratio of speed of light in medium 1 and the speed of light in medium 2. उस रेशियो से हम दिखा सकते हैं. This is usually represented by the symbol n subscript 21. This can be expressed in an equation form as, ऐसे दिखा सकते हैं, n21 is v1 upon v2, speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2. By the same argument, अच्छा ये जैसे यहाँ लिखा है v1 upon v2, lambda 1 upon lambda 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि न्यू lambda आ जाएगा, तो ये n21 है, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करते हैं, मैंने यहाँ जो लिखा था μ21, ठीक है, तो क्या आ रहा था v1 upon v2। By the same argument, the refractive index of medium 1 with respect to medium 2 is represented as n12. It is given by n12 equal to speed of light in medium 2. उल्टा हो गया अभी। If medium 1 is vacuum or air, then the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum. This is called absolute refractive index of the medium. इसको अंडरलाइन करो। तो जब भी एयर के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, एयर और वैक्यूम में हम सेम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जब हम ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड एज n2, दूसरा लेटर नहीं लगाते। इफ c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड v स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया nm, तो c by v के बराबर। The absolute refractive index of a medium is simply called its refractive index. The refractive index of several media is given in table 10.3. इस टेबल को अभी स्टडी करते हैं हम। From the table you can know that the refractive index of water NW equal to 1.33. This means that the ratio of speed of light in air and the speed of light in water is 1.33. ये इसका मीनिंग है। और कैसे लिंक करना है डिफरेंट मीडियम से उनके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस को, वो भी हम सीखने वाले हैं अभी। किताब में नहीं है, मैं सिखाऊंगा। सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास, अब यहाँ तुम्हारे लिए नई टर्म आई है क्राउन ग्लास। आर यू फैमिलियर विद टाइप्स ऑफ ग्लासेस, क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास, क्या तुम जानते हो? ओके बच्चों, ग्लास दो कैटेगरी में हो सकते, दो अलग अलग तरह के ग्लास हो सकते हैं। क्राउन ग्लास जो है ऑप्टिकली थोड़ा कम डेंस होता है और फ्लिंट ग्लास जो है ऑप्टिकली ज्यादा डेंस होता है। तो फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है। क्राउन ग्लास का 1.52। सच डेटा आर हेल्पफुल इन मैनी प्लेसेस, हाउएवर यू नीड नॉट टू मेमोराइज द डेटा, ये दिया हुआ रहेगा। सो
हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की। इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडिसेस। जैसे शेयर का होता है ना इंडेक्स सेंसेक्स, तो वैसे ही होता है। तो एयर 1.0003, तो देख लो थोड़ा सा अंतर है, तो 0003 को हम कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं। अच्छा, कनाडा बाल्सम क्या होता है? कनाडा बाल्सम जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। जैसे तुम एमसील यूज करते हो चीजों को चिपकाने के लिए, बॉन्डफिक्स मैक्सो बॉन्ड यूज करते हो, वैसे कांच की चीजों को चिपकाना ट्रांसपेरेंट ग्लू होता है जो कांच जैसे ही दिखता है, उसको बोलते हैं कनाडा बाल्सम। तो 1.53, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के आसपास ही है, तुमने देखा क्राउन ग्लास का 1.52, इसका 1.53, इसलिए ये अलग से नहीं दिखेगा इस ग्लू को लेके यूज करके चिपकाएंगे तो। बर्फ का 1.31, वाटर का 1.33, यानी स्टेट चेंज होने से देखो कितना फर्क पड़ गया। 1.31, 1.33, अल्कोहल 1.36, केरोसिन 1.44। हम देखिए केरोसिन जो कि तेल है, पानी पे डालेंगे तो तैरेगा, बावजूद इसके उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है किससे? वाटर से, 1.33 से। फ्यूज क्वार्ट्ज 1.46, ग्लास के आसपास है इसका। टर्पेंटाइन ऑयल 1.47, तो ज्यादा है तारपीन का तेल। बेंजीन 1.50, ग्लास के बराबर है। तो अगर मान लो मैं बोलूं ग्लास का भी 1.50 है और बेंजीन का भी 1.50 है, तो अगर मैं ग्लास को बेंजीन में रख दूं तो मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, ग्लास विल डिसअपियर इन बेंजीन। तुम बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? इट इज ट्रू। कांच को अगर बेंजीन में रखूंगा दिखाई नहीं देगा तुमको। हमें दिखाई क्यों देता है? बाउंड्रीज क्यों दिखाई दे रही है तुमको? स्पीड चेंज हो रही है लाइट की, तब दिखाई दे रही है। अब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो डिसअपियर डिसअपियर होने की शर्त यही है, तुम्हें मिस्टर इंडिया बनना है। अनिल कपूर की पिक्चर है, नहीं देखी तो देख लेना मिस्टर इंडिया। अगर तुम्हें मिस्टर इंडिया बनना है जिसमें अनिल कपूर गायब हो सकता था, ऐसे ही हॉलो मैन करके अंग्रेजी में पिक्चर है और इस पे नॉवल भी है, तुम्हारे इंग्लिश में है भी सही। तो अगर तुम्हें गायब होना है तो क्या शर्त है? गायब होने की एक ही शर्त है कि अगर तुम अपनी बॉडी के बॉडी जिस सब्सटेंस से बनी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर कर लो, तो तुम डिसअपियर हो जाओगे। पर उसके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, तुम भी नहीं देख पाओगे फिर किसी को। तो इसके बारे में सोचना थोड़ा सा, तो क्लैरिटी आएगी। रूबी सफायर डायमंड तो हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो देखने को मिल रहा है किसका? डायमंड का 2.42। तो डायमंड की ऑप्टिकल डेंसिटी इन सभी सब्सटेंसेस में सबसे ज्यादा है, ये हम कह सकते हैं। Note from table 10.3 that an optically denser medium may not possess greater mass density। वो यहां से क्लियर हो जाता है टर्पेंटाइन ऑयल से। फॉर एग्जाम्पल, kerosene having higher refractive index is optically denser than water although its mass density is less than water। तो ये एक काम का फैक्ट है जिसे तुम्हें अंडरलाइन करना है। पूछो क्या पूछना है। वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, वैक्यूम और एयर में थोड़ा अंतर होता है, तो वो यही अंतर यहां से पता चल रहा है। वैक्यूम का 1 माना है हमने, तो वैक्यूम का 1 है तो उसके रिस्पेक्ट में एयर का 1.0003। The ability of a medium to refract light is also expressed in terms of its optical density। ठीक है, मोर टू नो, एक्स्ट्रा डिटेल दी हुई तुम्हें। तो किसी मीडियम की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, बैंड कर सकता है, उसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी हैज ए डेफिनेट कनोटेशन। अब कनोटेशन क्या होता है इसका मीनिंग तुम डिक्शनरी में देख सकते हो। It is not the same as mass density. It is different. We have been using the terms rarer medium and denser medium in this chapter, और actually ये किसके respect में? Optically rarer medium and optically denser medium respectively। When can we say that a medium is optically denser than the other? ये सवाल पूछा जाए तुमसे तो कब कहेंगे हम? स्पीड अगर उसकी कम होगी। In comparing two media, the one with the larger refractive index is optically denser। स्पीड कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। यहां से हम देख सकते हैं स्पीड जितनी कम उस मीडियम में, v कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। The other medium of lower refractive index is optically rarer। The speed of light is higher in a rarer medium than a denser medium। Thus, a ray of light traveling from a rarer medium to a denser medium slows down and bends towards the normal. When it travels from a denser medium to rarer medium, it speeds up and bends away from the normal।
तो तुम ये अपने बॉडी के साथ महसूस कर सकते हो। जब तुम सांस छोड़ते हो तुम्हारी बॉडी बैंड हो जाती है अंदर की तरफ, सांस खींचते हो तो बाहर की तरफ। तो यू कैन फील दैट। कोई भी चीज जैसे गुब्बारा बैलून फुला रहे हो तो उसकी बैंडिंग किस तरह से होगी। तो डेंसर रेयरर के कंसेप्ट को तुम कई तरह से समझ सकते हो। और यहीं पर साइमल्टेनियसली कुछ डेटा मैं शेयर करता हूं यहाँ पे तुमसे। अगले क्वेश्चंस पे जाने से पहले हम एक आर्टिकल यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं, द रिफ्रैक्शन थ्रू ए नंबर ऑफ मीडिया। तो इस आर्टिकल को हम तैयार कर लेते हैं। तो ये तुम्हें अपनी कॉपी में नोट करना है, पेन पेपर तैयार कर लो तुम्हारे। सो सपोज, अच्छा आर्टिकल का नाम क्या रखोगे? आर्टिकल का नाम रखोगे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे, नहीं रिफ्रैक्टिव इंडिसेस को आपस में लिंक करेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू ए नंबर ऑफ मीडिया। मीडियम का प्लूरल मीडिया, इसलिए हमने लिखा मीडिया, क्योंकि एक से ज्यादा मीडियम। जो कंसेप्ट तुम्हें डेवलप करना है अपने दिमाग में, वो ये डेवलप करना है बच्चों। जैसा कि तुम्हें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको मैं अब एन से दिखाने जा रहा हूं, ये म्यू से भी दिखा सकते हैं, एन से भी दिखा सकते हैं। ये दोनों मीडियम पर डिपेंड करा, पेयर ऑफ मीडियम। अब उन मीडियम के बीच डेंसिटी का डिफरेंस अगर कम है, जैसे पानी और कांच, ग्लास एंड वाटर, डेंसिटी का डिफरेंस ग्लास और वाटर के बीच कम है या एयर और वाटर के बीच कम है? बताओ। जस्ट थिंक अबाउट डिफरेंस इन डेंसिटी। एयर की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी, उनकी दोनों की डेंसिटी का डिफरेंस, थिंक अबाउट दिस। वाटर की डेंसिटी, ग्लास की डेंसिटी, दोनों की डेंसिटी का डिफरेंस, थिंक अबाउट दैट। तो एयर और वाटर में डेंसिटी का डिफरेंस कम है या ग्लास और वाटर में डेंसिटी का डिफरेंस कम है? चलो तुम्हारे लिए थोड़ा और आसान कर देता हूं क्वेश्चन को। एयर और ग्लास में डेंसिटी का डिफरेंस कम है या वाटर और ग्लास में डेंसिटी का डिफरेंस कम है? ओके, वाटर और ग्लास में डेंसिटी का डिफरेंस कम है, तो अगर मैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालूंगा तो वो कम होगा, या ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालूंगा तो वो कम होगा? इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी का डिफरेंस जितना ज्यादा दोनों मीडियम में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा। तो ये कंसेप्ट है। लार्जर द डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, more is the refractive index. Lesser the difference in density, less will be the refractive index. तो रिफ्रैक्शन थ्रू ए नंबर ऑफ मीडिया में तुम एक डायग्राम बनाने जा रहे हो। एक रेक्टेंगल बनाओ। So here is the rectangle, और इसको बीच में से आधा कर देते हैं, इसके दो पार्ट, दो सेगमेंट्स। इसमें यहाँ ऊपर जो है पानी भरा है। तो अब मीडियम किस तरह से चेंज हो रहा है वो समझो। यहाँ है हवा, इतने हिस्से में है पानी, और फिर नीचे ये सिंबल होता है, अगर तुमने कॉमिक वगैरह पढ़ी हो, दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स ग्लास। ये ग्लास है, एंड देन अगेन हवा है, एयर। तो
कोई लाइट रे इंसिडेंट है, हियर इज द लाइट रे जिसका नाम हम रखते हैं PQ। PQ PQ इज द लाइट रे इंसिडेंट। इंसिडेंट है पॉइंट Q पर। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल खींचता हूं, इसको नाम देता हूं नॉर्मल N1, तो मैं यहाँ पे मार्क कर सकता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज एंगल I। रिफ्रैक्ट होगी रे, बैंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के पास आई। So here it is angle of refraction। फर्स्ट टाइम जो रिफ्रैक्ट हुई रे, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है QR। अब जब पॉइंट R पे आती है तो फिर से यहां पर इंटरफेस है, यानी वाटर टू ग्लास एंटर कर रही है, मीडियम फिर चेंज हो रहा है। इसको मैं नाम देता हूं N2। दो पैरेलल लाइंस को एक ऑब्लिक लाइन कट करे तो एंगल, अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं। तो ये R है और इसी का अल्टरनेट एंगल ये है, तो इसको मैं R लिख सकता हूं। अब क्योंकि एक से ज्यादा बार रिफ्रैक्शन होने वाला है तो मैं इनको क्या कर देता हूं, R1 कर देता हूं। अगली बार मैं R2 कर दूंगा सेकेंड रिफ्रैक्शन। तो वाटर ग्लास इंटरफेस पर ये रे फिर से रिफ्रैक्ट हुई और बैंड होगी और नॉर्मल के और पास आएगी क्योंकि और डेंसर मीडियम में जा रही है। नॉट दिस रे इज RS। जब ये रे पॉइंट S पर पहुंचती है तो यहां पर फिर से सिचुएशन वही है कि फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है पॉइंट S पर। तो इसको मैं नॉर्मल को नाम देता हूं N3 और ये जो एंगल है इसको मैं R2 कह देता हूं, R2। तो अल्टरनेट एंगल ये यहां पर जो बनेगा वो भी होगा R2 और फाइनली रे बाहर निकल जाएगी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, जैसा हमने लास्ट डेरिवेशन में सीखा था ग्लास स्लैब के थ्रू। कहने का मतलब ये, अगर मैं इसको कहता हूं एंगल ऑफ इमर्जेंस E, then this angle of emergence E must be equal to angle of incidence I। E I के बराबर होगा क्योंकि वापस जब ये हवा में आ गई तो ये पैरेलल टू इंसिडेंट रे हो जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? कोई बात पूछनी है पूछो। पानी के बाद बाहर निकल जाती तो ई पे निकलती, और पानी होता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जहां तक पानी है वहां तक रे बैंड ही नहीं होगी। अभी तो हमने दो जगह बैंडिंग दिखाई है, क्यू पर बैंड हुई, फिर आर पर बैंड हुई और फिर एस पर अपोजिट डायरेक्शन में बैंड होकर सीधी हो गई, ऐसा हमने दिखाया। एंड द इमर्जेंट रे इज PQRS ST। ST बोल रहा हूं मैं, इमर्जेंट रे इज ST। तो अभी स्नेल्स लॉ लगाने के लिए हमने स्नेल्स लॉ सीखा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में। तो स्नेल्स लॉ में Q पर लगा सकता हूँ, R पर लगा सकता हूँ, S पर लगा सकता हूँ, तीन जगह लगा सकता हूँ। तो यहां पर हम रिलेशन निकालना चाह रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस में, तो मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं यहाँ पे। हम लिख देंगे कंसीडरिंग द सिचुएशन एज शोन इन फिगर, उसका शॉर्ट फॉर्म मैंने बना दिया SIT डॉट डैश डैश, यानी सिचुएशन इज एज शोन इन फिगर हियर। अप्लाइंग, दो नंबर का डेरिवेशन आता है बच्चे, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट Q R एंड S। इन तीन पॉइंट पे हमने स्नेल्स लॉ लगाया, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, Q पर लगाते हैं तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, अभी रे जा रही है हवा से पानी में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, मैं चाहूं तो एयर ना भी लिखूं तो चलेगा, पर आसानी से समझने के लिए मैं इसको लिख देता हूं, इक्वल टू ये होगा साइन I
अपॉन साइन आर, और आर भी नहीं होगा R1 बिकॉज इट इज R1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आर पर लगाते हैं तो आर पॉइंट पर क्या हो रहा है, रे जा रही है वाटर टू ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, सेकंड मीडियम इज ग्लास, विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज, अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर तुम यहाँ पे देखो पॉइंट आर पर, तो पॉइंट आर पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है R1, तो साइन R1 अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, साइन R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड फाइनली रे जा रही है ग्लास से हवा में, ग्लास टू एयर, पहले गई थी हवा से पानी में, पानी से कांच में, कांच से हवा में। सो नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, जिसको हम दिखाएंगे एन सबस्क्रिप्ट एजी। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 के बराबर है, तो साइन R2, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है सेकेंड मीडियम में जो एंगल बन रहा है वो E है, जो I के बराबर है, मैं उसको साइन I लिखूंगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हम इन तीनों को रिलेट करना चाहते हैं, तीनों रिफ्रैक्टिव इंडिसेस को, तो मैं अभी क्या करता हूं, तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं। नाउ इक्वेशन 1 इंटू 2 इंटू 3, तीनों इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया, व्हाट वी गेट, NWA इंटू NGW इंटू NAG इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हमको मिलता है साइन I अपॉन साइन R1 मल्टीप्लाइड बाय साइन R1 अपॉन साइन R2 मल्टीप्लाइड बाय साइन R2 अपॉन साइन I। तो फाइनली कट पिट कर क्या बचा हमारे पास, साइन I से साइन I कैंसिल, साइन R1 से साइन R1 कैंसिल, साइन R2 से साइन R2 कैंसिल। ये सब कट गए तो क्या आएगा बताओ, 0 आएगा कि 1 आएगा, बोलो। 1, वेरी गुड, यहाँ आ गया 1। अब मैं क्या करता हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर NGW, तो मुझे यहाँ पे मिलता है 1 अपॉन, ये दोनों नीचे चले जाएंगे डिनोमिनेटर में, NAG इंटू NWA, ये दोनों आगे डिनोमिनेटर। कन्वेंशन ये है बच्चों, कन्वेंशन परिपाटी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन जनरल सामान्यतया रिप्रेजेंट करते हैं डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयर, तो 1 से ज्यादा होगा कि 1 से कम होगा, डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयर, कल बताया था मैंने। तो डेंसर का जब भी रिप्रेजेंट करेंगे रेयर के रिस्पेक्ट में 1 से ज्यादा होगा, जैसे ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 है, 1.5 है, वाटर का 1.33, 4/3, 1 से ज्यादा है। पर जब भी रेयर का विद रिस्पेक्ट टू डेंसर रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 से कम आता है। तो ऐसे सिचुएशन में परिपाटी है कि हमेशा 1 से ज्यादा आए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां तुम देख रहे हो एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये किसका है, डेंसर टू रेयर या रेयर टू डेंसर है, उल्टा है या सीधा है, 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी रे जा रही है ग्लास टू एयर, तो 1 से कम है, तो हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो 1 से ज्यादा हो। तुम ये भी जानते हो N21 इज रेसिप्रोकल ऑफ N12, ऐसा लिख सकते हैं हम, ये मैंने कल सिखाया था लास्ट लेक्चर में। तो ये जो NAG है, मैं इसको 1 अपॉन NGA, या इसका उल्टा मैं लिख सकता हूँ, यानी 1 अपॉन NAG को ऊपर ले जाकर मैं लिख सकता हूँ NGA। तो वो एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास था, अभी ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर हो जाएगा जो 1 से ज्यादा है, और नीचे आ जाएगा वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, जिसको हम चाहे तो एयर को हटाकर NG अपॉन NW लिख सकते हैं। तो यहां तुमने सीखा रिलेट करना, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, द फॉर्मूला इज
ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर का मतलब होता है रे जा रही है वाटर से ग्लास में, और डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयर है तो डेफिनेटली वन से ज्यादा होना चाहिए, एंड इट इज Ng अपॉन NW। तो अगर तुम्हें दिया हुआ है या तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, तुमसे बोला टेबल में देखकर कैलकुलेट करो, तुम्हें दिया हुआ है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, देन फाइंड ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड फाइंड वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। कैन यू डू दैट? कैसी बातें करते हो? Ng is 3/2, NW 4/3, कैलकुलेशन करना सीखो। 3/2 इंटू ये 4/3 ऊपर जाकर 3/4 बनेगा, उल्टा हो जाएगा, सो व्हाट विल गेट? 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 9/8 which is greater than 1। तो बताओ हाउ मच इज NWG? ऋषभ तुम क्या कहते हो? क्या लिखूं? 1 मिनट, क्या तकिया कलाम है तुम्हारा? ये क्या लिखा हुआ है? उल्टा ही तो किया है मैंने। फिर 8/9 नहीं बोल सकते तुम? विच इज लेस देन 1। देखो कम समझ में अगर आ रहा है देन यू हैव टू रिपीट द लेक्चर, दोबारा देखना होगा तुमको। आज की क्लास यहाँ खत्म। रिपीट द लेक्चर, आंसर दी क्वेश्चंस। जो तुम्हारा टेस्ट है वो यही है कि ये जितने भी क्वेश्चंस बॉक्स में हैं शुरू वाले रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, उनके रिटर्न राइटिंग में आंसर्स चाहिए मेरे को। क्वेश्चंस जो हैं ब्लॉक्स में, बॉक्स में, अगर 1 घंटे से कम समय लगता है रिफ्लेक्शन वाले पार्ट के क्वेश्चंस में, देन रिफ्रैक्शन वाले भी शामिल करो और वो आंसर्स चाहिए। तो आज की क्लास खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज उनको पढ़ेंगे। तो लेंसेज की बात हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।